Hi everyone. In last video we have covered the topic states and the union territories. Now let's move towards the fundamental rights. That is very significant for the prelims. आज हम prelims perspective से पढ़ेंगे इसको. तो fundamental rights that we all know is in the part third of the Indian Constitution, that is from Article 12 to 35. अब देखिए थोड़ा सा इसका existence पढ़ लेते हैं. नेचुरल राइट्स क्या होते हैं? मैन हैज राइट्स वेदर कॉन्स्टिट्यूशन एक्नॉलेज, हर इंसान के एक अपने राइट्स हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन उसको एक्नॉलेज करे या ना करे. मींस दे आर प्रायर टू स्टेट. ठीक है, स्टेट से पहले हैं वो. अब ये प्रायर टू स्टेट मींस व्हाट? स्टेट कैन नॉट लिमिट राइट्स. स्टेट राइट्स को लिमिट नहीं कर सकता. स्टेट विल हैव टू रिस्पेक्ट दोज राइट्स. स्टेट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा उन राइट्स को जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं. ठीक है, अब है फंडामेंटल राइट्स. अब आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है. फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं. द राइट्स व्हिच आर फंडामेंटल टू द मैन्स एग्जिस्टेंस, इफ डिनाइड मैन विल बी लेस देन ह्यूमन. ठीक है, तो इस डेफिनेशन से आप समझ गए होंगे. द राइट्स व्हिच आर फंडामेंटल टू मैन्स की एग्जिस्टेंस के लिए जरूर फंडामेंटल हैं ये राइट्स, और अगर मना किए जाते हैं, अगर नहीं दिए जाते, नहीं प्रोवाइड करवाए जाते, मैन इज लेस देन ह्यूमन. ठीक है, इसका मतलब आप इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हो, ह्यूमन को ह्यूमन नहीं कैटेगराइज कर रहे हो. कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एंड गारंटीज फंडामेंटल राइट्स. कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया और गारंटी भी दी है फंडामेंटल राइट्स की. ठीक है, आगे चलते हैं. बैक स्टोरीज की पढ़ लेते हैं. 1895 में फर्स्ट एक्सप्लिसिट डिमांड जो फंडामेंटल राइट्स की थी वो रखी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 और 1895 बाय बाल गंगाधर तिलक. ठीक है, तो पहली एक्सप्लिसिट डिमांड फंडामेंटल राइट्स की कब रखी गई थी? 1895 में फ्रॉम बाल गंगाधर तिलक. ठीक है, मूविंग अहेड 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट जो थी उसमें डिमांड किया गया था इनएलिएनेबल फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, उसमें फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की गई थी 1928 में. देन 1931 कराची सेशन कांग्रेस अडॉप्टेड रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स. कांग्रेस ने फंडामेंटल राइट्स पर रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था. ठीक है, एंड एट द टाइम द कराची सेशन वाज प्रिसाइडेड बाय द सरदार पटेल. ठीक है, आगे चलते हैं. अब आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स होते हैं. सब पढ़ा तो देते हैं आर्टिकल 14 से, बट हम 12 और 13 भी यहाँ देखेंगे दैट आर इक्वली इम्पोर्टेंट. तो 12 में क्या बताया गया है? 12 जो आर्टिकल 12 है वो डिफाइन करते हैं द टर्म स्टेट एज यूज्ड इन पार्ट थर्ड. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या है? लिमिट फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड्स लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द स्टेट दैट यू स्टेट कैन नॉट एक्सप्लॉइट एनीवन. ठीक है, लिमिटेशंस है ना स्टेट की पावर पे. फंडामेंटल राइट्स लिमिटेशन प्रोवाइड करता है ऑन स्टेट. ठीक है, अब स्टेट, अब ये वर्ड स्टेट जो प्रोवाइड किया गया है फंडामेंटल राइट्स में, जो कि अगेन एंड अगेन आएगा, आगे हम पर देखेंगे. तो इस स्टेट में क्या क्या इंक्लूड है? इट इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर. एग्जीक्यूटिव भी आता है इसमें और लेजिस्लेचर भी आता है. ठीक है, अब इसकी नीड क्यों थी इस डेफिनेशन स्टेट की डेफिनेशन प्रोवाइड करने की भी? अगर आप कह रहे हो कि पावर्स ऑन दी लिमिटेशन ऑन दी पावर्स ऑफ द स्टेट, तो व्हाट डज इट मीन? ठीक है, स्टेट हियर डिफाइंस व्हाट? Since fundamental rights are limitation on the state, so it is necessary to have a clarity. ठीक है, clarity होनी चाहिए कि what does state means here. आपके whether, अभी क्वेश्चन आता है whether judiciary comes under article 12. जुडिशरी आती है आर्टिकल 12 में? इस स्टेट में जुडिशरी आती है? नो, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्टेट. ठीक है, जुडिशियरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो जुडिशरी नहीं आएगी स्टेट में. ठीक है, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर द लिमिटेशन ऑफ ऑन द स्टेट, है ना, स्टेट्स पर लिमिटेशन है, बट जुडिशरी तो इज अ हायर अथॉरिटी ना, तो ये हायर जुडिशरी नहीं. जुडिशरी डज नॉट कम्स अंडर आर्टिकल 12. इसके अंदर क्या क्या आता है? एग्जीक्यूटिव आएगी और लेजिस्लेचर आएगा. ठीक है, अब आर्टिकल 13 देख लेते हैं. आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 कहता है कि जो भी लॉज फंडामेंटल के इनकंसिस्टेंट हैं, ठीक है, फंडामेंटल के किसी भी पार्ट से इनकंसिस्टेंट हैं, वो शैल बी वॉइड, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा. इन अदर वर्ड्स इट रिक्वायर्स जुडिशियल रिव्यू. जो भी राइट्स फंडामेंटल राइट्स को, जो भी लॉज फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करें, दे वुड बी नल एंड वॉइड. ठीक है, उसके बाद
एक चीज और है इसमें, देखिए, मतलब यू कैन नॉट हर्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ना। फंडामेंटल राइट्स इज, what is fundamental right? Fundamental right, you can say that we can study in the existence in the light of basic structure. ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई भी लॉ इस राइट फंडामेंटल राइट्स को इनकंसिस्टेंट है तो वो वॉइड होगा। ठीक है, अब ये राइट टू प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था बट बिफोर 1978। ठीक है, आफ्टर it was deleted by 44th Constitutional Amendment Act 1978, and now it's a legal right under Part 11 of the Constitution, Article 300A में आता है right to property। ठीक है, and now it's a legal right, not fundamental right। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। अब यहाँ से शुरू करते हैं, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, आर्टिकल 14। अब वाई राइट टू इक्वालिटी इज द फर्स्ट राइट? वाई इट इज लॉजिकल एंड द मोस्ट फंडामेंटल लॉजिकल राइट। ठीक है, वाई? बिकॉज इट प्रोवाइड्स ह्यूमन डिग्निटी एंड रूल ऑफ लॉ। ठीक है, दैट्स वाई इट कम्स फर्स्ट। अच्छा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। ठीक है, अब है आर्टिकल 14। अब इसमें does it provide to non-citizens? Yeah, it is available to non-citizens also. So equality before law is available to non-citizens. Right to equality is available to non-citizens also. The next article, that is the article 15. State shall not discriminate against any citizen on the ground of स्टेट। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो हमें प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये किसके अगेंस्ट है? मतलब इन फेवर ऑफ द पीपल अगेंस्ट द स्टेट। अगर स्टेट के थ्रू लोगों पर कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसी भी तरीके का, मतलब दीज आर सेफ गार्ड। तो अब स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन चीजों के बेसिस पर स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। अब ये देखिए कि ये तो ठीक है कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। तो अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा दैट गर्ल्स स्कूल होते हैं, बॉयज आर नॉट अलाउड देयर, है ना? तो ये क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स हो गया ना ये, कि बॉयज आर नॉट अलाउड, गर्ल्स स्कूल है ना? इसका भी देख लेते हैं। बट देयर आर ऑल्सो सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है ऑन आर्टिकल 15। ठीक है, कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं तो वहां डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, शेड्यूल कास्ट एंड ऑल। ये सब बहुत आगे की चीजें हैं, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे, बट इट इज नॉट वर्थ टू डिस्कस दीज थिंग्स हेयर, क्योंकि ये हम अभी प्रीलिम्स ओरिएंटेड कर रहे हैं ना, ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम मेंस से पहले इन सबको अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आई एम श्योर दैट यू विल गेट सम बेनिफिट मोर देन दैट। ओके, तो आप लोग कीप ऑन वॉचिंग। ठीक है, अब ये है reasonable restriction। Moving towards the next article, that is article 16। article 16 में क्या है? equality of opportunity in matters of public employment। ठीक है, मतलब कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, बट उसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इसमें भी है। अब आर्टिकल 17 पर ही हम आगे जाकर पढ़ेंगे क्या है कैसे हैं, वो मेंस के लिए है। बिकॉज आर्टिकल 17, क्योंकि आपको पता है दैट पीसीएस में, यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो दे आर नॉट दैट मच इन डेप्थ। ठीक है, वो बस फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, फैक्चुअल डेटा आपको याद करना होता है। तो देखिए, आर्टिकल 17 इज अबाउट एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स। अच्छा, ऐसा है कि इसमें तो मैंने 2-3 पॉइंट्स दे रखे हैं, बट आगे जो आर्टिकल्स है ना, जो आर्टिकल रिलेटेड टू रिलीजन वगैरह है, वो हमने बहुत अच्छे से आगे कवर इसी वीडियो में किए हुए हैं। तो आप जैसे कि वीडियो के एंड, अगर वीडियो को एंड तक देखेंगे तो उसमें पता लगेगा कि उसको अच्छे से हमने कवर कर रखा है, ताकि अगर बाई चांस यूपी पीसीएस भी अपना पैटर्न चेंज कर रहा है ना, बाई चांस असर्शन रीजनिंग के फॉर्म में पूछ लिया तो वो थोड़ा सा उसको इन डेप्थ में जाकर पूछना पड़ेगा ना,
इन डेप्थ पूछना पड़ेगा। अब देखिए आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, डज कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन अनटचेबिलिटी? नो, कॉन्स्टिट्यूशन डजंट डिफाइन अनटचेबिलिटी, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज नॉन कंपाउंडेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। जो प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी की, ये नॉन कंपाउंडेबल मींस नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये। आगे, टू गिव इफेक्ट टू आर्टिकल 17 पार्लियामेंट ब्रॉट टू लॉज। दो लॉज लेकर आया पार्लियामेंट ताकि आर्टिकल 17 को इफेक्ट करने के लिए, दैट इज अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट बट रीनेम्ड एज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड एक्ट भी हैं, लॉज भी हैं, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट लेकर आया। आगे देखिए आर्टिकल 18 एम्स टू अबॉलिश हेरिडेटरी बेस्ड इन टाइटल्स, ठीक है, मतलब अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है ना, एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक्स, ये टाइटल मिल सकते हैं। इसके अलावा टाइटल को जो है वो क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया। आर्टिकल 18 इज ऑल अबाउट एबॉलिशन ऑफ टाइटल, ठीक है। तो एम्स टू अबॉलिश हेरिडेटरी बेस्ड जो टाइटल्स थे ना उसको, क्योंकि वो इनइक्वालिटी क्रिएट करते थे, और हेरिडिटी मींस फीचर ऑफ फ्यूडल, हेरिडेटरी बेस्ड टाइटल shows the features of feudal society, ठीक है। कैन इंडियन सिटीजन एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट? अगर कोई फॉरेन स्टेट इंडिया को कोई टाइटल देता है किसी भी सिटीजनशिप को इंडिया के, तो क्या वो एक्सेप्ट कर सकता है? नो, ही कैन नॉट एक्सेप्ट, ठीक है। द आइडिया ऑफ इक्वालिटी क्या है? अब एक इक्वालिटी का आइडिया इधर देख लेते हैं कि इधर आइडिया क्या रखा गया है। इट इज फर्स्ट फाउंड इन द प्रीएम्बल, पहले तो इक्वालिटी प्रीएम्बल में फाउंड है ना, हमने पढ़ा था, which mentions equality of status and opportunity with the ultimate objective to give life of dignity, dignity की life मतलब we all have the right to live life of dignity, ठीक है। अब आर्टिकल, अब इधर ये देखिए आर्टिकल 14 से लेके 18 तक जो है वो क्या है, गिव्स राइट टू इक्वालिटी एंड एक्सप्लेन्स द वेरियस डायमेंशंस। राइट तो हमें देता है इक्वालिटी के, लेकिन एक वेरियस अलग तरीके के डायमेंशंस भी पड़ते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी उन सारे आर्टिकल्स पर। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। अगेन आई एम सेइंग दिस, फॉर प्रीलिम्स इट इज नॉट वर्थ टू डिस्कस, दैट्स व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर, ठीक है। बट मेंस से पहले हम फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आपसे कोई कोई कुछ भी पूछ ले फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग कर ले, यू विल बी एबल टू आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या है? दैट इज राइट टू फ्रीडम, ठीक है। अब राइट टू फ्रीडम और राइट टू इक्वालिटी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविल राइट्स हैं एंड इंश्योर्स द रूल ऑफ लॉ। ये बहुत ज्यादा जरूरी सिविल राइट्स हैं हमारे लिए, ठीक है, और इंश्योर्स करते हैं रूल ऑफ लॉ। अब सिविल राइट्स क्या होते हैं? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज सिविल राइट? सिविल राइट एनी राइट विच लिमिट्स द पावर ऑफ स्टेट, मतलब कि कोई भी ऐसा राइट जो स्टेट की पावर को क्या करे, लिमिट करे, मतलब कि अथॉरिटी जो है ना उसको कुछ भी राइट नहीं है कि आपको कभी भी अरेस्ट कर ले या आपका एक्सप्लॉइटेशन करे, कुछ भी करे, ये अगेंस्ट स्टेट है, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में कितने फंडामेंटल फ्रीडम्स दे रखी हैं? 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ओनली टू द सिटीजन्स, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, ठीक है। यस, इट इज अ फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। अगर ये फंडामेंटल, ये 6 फंडामेंटल राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, ये सारे राइट्स ना हो तो ये डेमोक्रेसी किस काम की फिर, है ना। तो दीज आर द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, बट नन ऑफ द फ्रीडम आर एब्सोल्यूट। बट इसमें जो फ्रीडम्स दे रखी है ना, जैसे जैसे आगे देखिए आप, फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रखा है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ, एक मिनट, फ्रीडम ऑफ प्रेस दे रखा है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट पीसफुली, ये सब, लेकिन ये सब एब्सोल्यूट नहीं है। व्हाट डज इट मीन कि ये सब एब्सोल्यूट नहीं है? मतलब कि इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगेन अब इसकी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इन सब पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 इंक्लूड्स द डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, ये हम एंड में वीडियो के देखेंगे।
में 19 क्लॉज 1 ए फॉर्मेशन ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू फ्लाई ट्राई कलर, फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट। अब इसमें क्या है कि ये जो सारे राइट्स हैं ये आपसे स्नैच कर लिए जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी लगी हुई है तो आप यू कैन नॉट प्रोटेस्ट, ठीक है। अब तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ही हुई ना, अगर यू आर इट हिंडर्स द मोरालिटी और डिग्निटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस पर आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा स्टेट। कैसे, अब आगे देखिए, धीरे धीरे करके ये सारा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा वीडियो के एंड तक। फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक, क्या स्ट्राइक करने का फंडामेंटल राइट है मतलब हमें? नो, इवन लॉयर्स डू नॉट हैव राइट टू स्ट्राइक। जो लॉयर्स है ना, उनको भी राइट टू स्ट्राइक का राइट नहीं है। वर्कर्स हैव राइट टू स्ट्राइक अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। देखिए, फंडामेंटल राइट तो नहीं है राइट टू स्ट्राइक, बट इट इज गिवन इन द एक्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, हेंस इट इज अ लीगल राइट। सो इफ the question asks what, that right to strike is a is a right, ठीक है, राइट टू स्ट्राइक इज अ राइट दे दिया उन्होंने, और फिर नीचे ऑप्शन दे दिए सिविल, लीगल, फंडामेंटल और डीपीएसपी में। तो आप किस पर टिक करेंगे? आंसर वुड बी लाइक लीगल राइट। राइट टू स्ट्राइक इज अ लीगल राइट, इन शॉर्ट इट इज नॉट फंडामेंटल राइट, दैट्स इट। व्हाट कम्स अंडर द फ्रीडम ऑफ प्रेस? फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंदर क्या क्या आता है? तो देखिए, रोमेश थापर का एक केस है वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अ फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, एज वी ऑल नो, ठीक है। और एक और केस है साकाल पेपर्स केस, देयर इज नो प्रेस सेंसरशिप। प्रेस पर सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। प्रेस इज द राइट टू एक्सेस सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब कि अगर प्रेस पर ही सेंसरशिप, मतलब क्या आपको आर्टिकल रिलीज करना है और क्या नहीं है, इस पर ही सेंसरशिप लग जाएगी तो फिर हम कैसे कैसे वी हाउ कुड वी एक्सेस द इंफॉर्मेशन दैट, ओके। तो अब फंडामेंटल ऑफ फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन, डिसाइड द वॉल्यूम ऑफ पब्लिकेशन, नो एक्सेसिव टैक्स, इस पर कोई टैक्स नहीं है फ्रीडम ऑफ प्रेस पर। नो मोनोपोली बाय द स्टेट, स्टेट की मोनोपोली नहीं है इस पे। In India, media is self-regulatory. We all know that media is self-regulatory, ठीक है। In India, media is not regulated by any authority. So, Press Council of India provides the norms, ठीक है। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है कौन सी? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये नॉर्म्स प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग दी प्रेस एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। आगे आर्टिकल 19, अच्छा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए में हमने पढ़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी में पढ़ते हैं फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, क्या आप एक जगह इकट्ठे हो सकते हो विदाउट आर्म्स और पीसफुली, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस क्या है इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। आर्टिकल 19 पे पूरे पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। कैसे? इफ यू आर हर्टिंग द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड इफ यू आर नॉट मेंटेनिंग द पब्लिक ऑर्डर, क्या आप इकट्ठे हुए और फिर पब्लिक ऑर्डर बिगड़ रहा है, वहां भगदड़ हो रही है, तो फिर वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आपके इस फंडामेंटल राइट को, दैट इज 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी, ठीक है। स्टेट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। फिर उसको अब आ जाते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी। अच्छा, इसको भी यहाँ बहुत शॉर्ट में मैंने डिफाइन कर रखा है, ठीक है। अगर हम मेंस के लिए पढ़ेंगे तो ये अपने आप में बहुत एक वाइड टॉपिक है, ठीक है, बट वो अभी दैट्स नॉट नीडेड हेयर फॉर प्रीलिम्स। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी में क्या दे रखा है? फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव्स, ठीक है। आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं और कोऑपरेटिव बना सकते हैं। अब इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से क्या है वो? सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, ठीक है। यू कैन नॉट हर्ट द पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। अब आर्टिकल क्लॉज 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी, ठीक है, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, आप कहीं भी मूव कर सकते हो। बट अब इसमें तो ये पढ़कर ही पता चल रहा है ना कि कहाँ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी इसमें, that you should not hurt or you should not disturb the interest of scheduled tribes, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। तो इस पे एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड, मिजोरम, आंध्र प्रदेश सॉरी अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय, ठीक है। इसमें प्रोविजन ऑफ इनर लाइन परमिट है, यू हैव टू गेट अ परमिट।
to access there. Can the movement of an AIDS patient be restricted in the interest of general public? अब देखिए शेड्यूल ट्राइब का इंटरेस्ट का तो हमने ये पढ़ लिया कि नॉर्थ ईस्ट में यू कैन नॉट मूव, यू कैन नॉट हर्ट दी, ठीक है। अब क्या है, अब जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में क्या आ जाएगा, जैसे ये माय माइंड में एड्स, मूवमेंट ऑफ अ एड्स पेशेंट, यस, it can be restricted in the interest of general public. Okay, Article 19, Clause 1, Clause E, right to reside in any part of Indian territory. आप कहीं पर भी रह सकते हो, yes, but exceptions क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपने कहीं रोड पे जाके बीचों बीच में घर बना लिया, it will hurt the interest of जनरल पब्लिक। दूसरा शेड्यूल ट्राइब्स, वहां आप नहीं रह सकते। ओके, अब ये आर्टिकल जो है ये कब एडिट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन? इट वाज एडेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ। इसमें क्या है? फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अब इसमें भी एक्सेप्शंस क्या है? स्टेट कैन मेक एनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ठीक है भाई, इफ यू आर कैरिंग एनी प्रोफेशन, कैरिंग एनी ऑक्यूपेशन और प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, तो भाई उसके लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशंस होनी जरूरी है। स्टेट कैन एक्सक्लूड पार्शियली और कंप्लीटली सिटीजन्स फ्रॉम एनी ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। स्टेट किसी को भी एक्सक्लूड कर सकता है, लेकिन सैरोगेसी, सॉरी, सैरोगेसी के केस में क्या था, पहले इससे रिलेटेड लॉज आए थे, ये पूरा अपने आप में लॉ है, तो इसमें चेंज किया था। सैरोगेसी क्या, सभी को पता होगा, ठीक है। अब आर्टिकल 3 राइट्स प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? राइट्स ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट प्रोसीडिंग फॉर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, ठीक है। डील्स ओनली विथ क्रिमिनल लॉ, डज नॉट डील विथ सिविल, सिविल लॉ नहीं इसमें। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस। अब ये एक्स पोस्ट क्या होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल इन डाइसीज रूल ऑफ लॉ, डाइसीज रूल ऑफ लॉ का फर्स्ट प्रिंसिपल है ये एक्स पोस्ट फैक्टो। इसमें क्या है कि इफ एक्शन इज नॉट क्राइम अंडर द लॉ, ठीक है, व्हेन इट वाज अब देखिए इन इजी लैंग्वेज कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, ठीक है, बट जब वो क्राइम हुआ है तब वो किसकी है, तब वो क्राइम के लॉ में नहीं आता है कि इट्स अ क्राइम, ठीक है। बट बाद में इसके ऊपर एक लॉ बना दिया जाता है कि भाई अगर ये किसी ने किया तो इट वुड बी डीलिंग लाइक अ क्राइम, ठीक है। अब जब उसने वो क्राइम कमिट किया था उस टाइम वो उसके अगेंस्ट कोई लॉ नहीं था कि वो क्राइम है, बट बाद में वो हो गया तो उसके बेसिस पर उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। If an action is not crime under the law when it was committed, जब वो हुआ था तब वो किस में नहीं था, क्राइम में नहीं आता था, और तब किया था किसी ने, तो एग्जीक्यूटिव कैन नॉट मेक लॉज एक्स फैक्टो टू पनिश द पर्सन। फिर आप उसको पनिश नहीं कर सकते कि भाई तुमने ये चीज अब क्राइम में आ रही हो और तुमने ये 6 महीने पहले की थी तो यू आर पनिश्ड फॉर दैट, नो यू कैन नॉट डू दैट, ठीक है। दूसरा 3 राइट्स है ना इसमें, एक तो ये एक्स पोस्ट फैक्टो, दूसरा है फ्रीडम फ्रॉम डबल जियोपार्डी, कि एक गलती के लिए, एक क्राइम के लिए सिर्फ एक ही बार सजा होगी। पर्सन शैल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, ठीक है। एक सेम ऑफेंस के लिए एक ही बार सजा होगी, ये नहीं कि आप एक गलती की उसके लिए आप बार बार उसको पनिश कर रहे हैं, दैट्स नॉट इन दिस। अब आते हैं आर्टिकल 3, सॉरी थर्ड राइट, दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। भाई कोई अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, ठीक है। यू कैन नॉट फोर्स द पर्सन, यू कैन नॉट फोर्स द पर्सन, ठीक है, कि आप अपने अगेंस्ट गवाही दो, नो। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, पर्सन हैज नो राइट, पर्सन हैज राइट टू सेल्फ डिफेंस का राइट सभी के पास है। आगे बढ़ते हैं।
that he will not be compelled to give evidence against himself, अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता. सुप्रीम कोर्ट बैन नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफिक बीप टेस्ट. ये जो नार्को एनालिसिस हुआ था, आपने अगर मूवी देखी होगी तलवार, उसमें इसका यूज किया गया था. तो क्या है ना, वो कुछ दवा लगा, इंजेक्शंस वगैरह लगाकर उस कुछ बेहोशी की हालत में एक्सेप्ट करवाते हैं, तो वो चीज बैन कर दी सुप्रीम कोर्ट ने. डीएनए प्रोफाइलिंग इज परमिटेड बट यू कैन प्रोवाइड दी डीएनए प्रोफाइलिंग, ये परमिटेड है. ठीक है, अब आर्टिकल 21 में आते हैं. आर्टिकल 21 इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इससे रिगार्डिंग केसेस भी आते रहते हैं और इश्यूज भी चलते रहते हैं. स्टेट शैल नॉट डिप्राइव अ पर्सन फ्रॉम हिज राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी. स्टेट जो है वो किसी भी पर्सन की पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ को डिप्राइव नहीं कर सकता. ठीक है, डिप्राइव मतलब कि आप उसको उस चीज से नहीं, से रहित, हिंदी में अगर देखा जाए इसको, क्या यू कैन नॉट टेक अवे दी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, टू टेक अवे, है ना. अब आते हैं एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ. ठीक है, इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं. अब इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं इसका. इन ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस 1950 में आया था. इसमें क्या कहा गया था? पहली बात तो ये पहला ऐसा केस था जो इंटरप्रेट कर रहा था आर्टिकल 21 को. ठीक है, इसके आगे की कहानी नॉट वर्थ टू डिस्कस हेयर. ओके, because it is not important for the prelims, that's why I'm saying. ठीक है, वरना तो वर्थ है ये काफी. It is 6th Constitutional Amendment Act 2000 made elementary education a fundamental right and added as Article 21A for the year of between 6 to 14 years of child. ठीक है, तो providing education from 6 to 14 years of a child is a fundamental right in Article 21A. ठीक है, Article 22, it gives certain rights to the person. Article 20 who has been detained by the police. Article 22 जो होता है वो किसको किसको राइट दे रहा है? Article 22 provides right to a person जो कि पुलिस के थ्रू डिटेन कर दिया गया है. आपके 3 राइट है इसमें. नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 घंटे से ज्यादा आप विदाउट, अब उसको जुडिशियरी के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने लाए बिना उसको आप 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते. इफ यू आर एक्सीडिंग दिस देन यू हैव टू, एक मिनट, नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसको ले जाना है अगर आप 24 से आवर्स से ज्यादा रख रहे हैं. ठीक है, मतलब कि ये है इन शॉर्ट कि पुलिस कैन नॉट डिटेन अ पर्सन बियॉन्ड 24 आवर्स अगर उसने जुडिशरी के सामने उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोवाइड नहीं किया है. दूसरा, राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट. भाई किसी को आप अरेस्ट कर रहे हो तो आप ग्राउंड्स बताओ ना, ऑन विच ग्राउंड्स यू आर अरेस्टिंग दैट पर्सन, सो दैट पर्सन कैन प्रिपेयर हिज डिफेंस. ठीक है, अपना डिफेंस वो प्रिपेयर कर सके. राइट टू बी कंसल्टेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस. लीगल प्रैक्टिशनर को प्रोवाइड करवाया जाएगा ऑफ हिज चॉइस. ठीक है, भाई अपने लिए वकील प्रोवाइड करवाएगा, वो कंसल्ट करेगा. दीज राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू. अब ये राइट आर्टिकल 22 के जो 3 राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ये नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलियन और अरेस्ट अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन. एक मिनट, सेकेंड इज अरेस्ट अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन. तो ये अवेलेबल किसको नहीं है? एनिमी एलियन को. और अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब कि आपको लग रहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? इफ यू आर सस्पिशियस टू अ पर्सन दैट ही विल कमिट अ क्राइम. ठीक है, वो कुछ कर सकता है आगे, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में आता है. विच अथॉरिटी हैज पावर टू मेक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ? किस अथॉरिटी के पास है? यूनियन पार्लियामेंट्री कैन मेक दिस एंड स्टेट लेजिस्लेचर वो भी कर सकती है, ये लॉ बना सकती है to make preventive detention. Okay, no power for the state to make preventive detention law in state list. ठीक है,
स्टेट लिस्ट में नहीं है, ये कंकरेंट लिस्ट में है। प्रिवेंटिव डिटेंशन। आर्टिकल 23 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, ये सभी को पता होगा। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ठीक है, अब आ जाते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 टू 28 में दे रखा है ये। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेस एंड प्रोपागेट एंड प्रैक्टिस। ठीक है, अब कंसाइंस मतलब टू बिलीव, बिलीव करो कि आप है भी गॉड या नहीं है। ठीक है, ये और नॉट बिलीव, ये आपकी मर्जी है, आपको बिलीव करना है या नहीं करना। प्रोफेस क्या डिनोट करता है? डेमोन्स्ट्रेशन टू फेथ इन पब्लिक, दैट इज कैरिंग कृपांस, 6 कैरिंग कृपांस ना। So it is the that they are professing their religion. Propagate freedom to spread religion but not forceful conversion. Forceful conversion नहीं होना चाहिए, बाकी आप preaches दे सकते हो, provide कर सकते हो किसी को भी रिगार्डिंग योर रिलीजन। प्रोफेस समझ गए ना, सिख जो कृपान कैरी करते हैं ना, तो दे आर प्रोफेसिंग द रिलीजन, इस पर कोई बैन नहीं है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब रिचुअल्स जो किए जाते हैं टू परफॉर्म देयर रिलीजन। ठीक है, और ट्रेडिशंस। सो नेचर ऑफ दीज राइट्स, नन ऑफ दीज एब्सोल्यूट, ये भी एब्सोल्यूट नहीं है भाई, इन पर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। इट इज सब्जेक्टेड टू मोरालिटी, अगर किसी पब्लिक ऑर्डर को बेकार कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, तो यू कैन पुट रिस्ट्रिक्शंस ओवर दिस। हेल्थ, अदर प्रोविजन ऑफ पार्ट थर्ड, या फिर जो दूसरे और प्रोविजन है पार्ट थर्ड के, लाइक आर्टिकल 14, 19 और 21, इन सबको हर्ट कर रहे हैं तो भी इट इज सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस डिनोमिनेशन। ठीक है, every religious denomination has fundamental rights, ठीक है, to establish and maintain the religious institution and institution for charitable purposes। फ्री हो आप, कोई भी डिनोमिनेशन बना सकते हो, रिलीजियस डिनोमिनेशन। ठीक है, मेंटेन इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, और उसके अफेयर्स जो है वो आप खुद मेंटेन कर सकते हो। आर्टिकल 25 इज फॉर इंडिविजुअल्स है ना, आर्टिकल 26 इज फॉर ग्रुप डिनोमिनेशन। कोई एक पर्सन तो बनाएगा नहीं जाके, इट इज द ग्रुप ऑफ द पीपल हु मेक द इंस्टीट्यूशंस रिगार्डिंग द रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, तो वही है कि आर्टिकल 25 इंडिविजुअल्स के लिए है कि यू कैन प्रोफेस, प्रोपागेट एंड प्रैक्टिस योर रिलीजन, और आर्टिकल 26 जो है वो फॉर ग्रुप्स है, ग्रुप्स ही तो मिलकर बनाएंगे। आर्टिकल 27 नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स और फी फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। भाई आप किसी भी रिलीजन का प्रमोशन कर रहे हो, है ना, उसको मेंटेन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। ठीक है, जो प्रीचेस वगैरह आप दे रहे हो उसके लिए आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। आर्टिकल 28 परमिट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दैट आर मेंटेन्ड बाय रिलीजियस ग्रुप्स टू डिस्क्रिमिनेट टू डिसेमिनेट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, मतलब कि आर्टिकल 28 में क्या दे रखा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी आप खोल सकते हो जो कि मेंटेन्ड होंगी बाय द रिलीजियस ग्रुप्स टू डिसेमिनेट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, तो इसका भी राइट है आपको। ठीक है, दूसरा आर्टिकल 29 दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, पहली बात तो ये माइनॉरिटीज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कर रखे हैं या नहीं, आप लोग मुझे बताइए। सो माइनॉरिटीज का क्या है, कैसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं दैट दे आर इन माइनॉरिटी एंड दिस इज माइनॉरिटी। डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होती है उनकी, स्क्रिप्ट होती है, और कोई कल्चर अलग होता है। ठीक है, इज एंटाइटल्ड टू हैव प्रिजर्व, उन्हें प्रिजर्व करके रखना जरूरी है, इसीलिए माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट में आप आर्टिकल आया है ये 29 का। ठीक है, अब माइनॉरिटीज कितने टाइप की होती हैं? लैंग्वेज माइनॉरिटीज भी हो सकती है और रिलीजियस माइनॉरिटीज भी हो सकती है, इनको प्रोटेक्ट करके रखने हैं। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 एनी सेक्शन रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई भी सेक्शन जो इंडिया की टेरिटरी में रह रहा है, हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज एक्सेट्रा हैव राइट टू कंजर्व देम। ठीक है, कुछ अलग तरीके की उसकी भाषा है या स्क्रिप्ट है, तो वो उसको कंजर्व करना, दैट इज इन दी आर्टिकल 29 क्लॉज 1। आर्टिकल 29 क्लॉज 2 क्या कहता है? नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट और रिसीविंग इट आउट ऑफ। मतलब कि इसमें ये आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल एएमयू ले लेते हैं, एएमयू इज अ माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी ना,
तो अब इसमें क्या है, इसमें ऐसा है क्या कि नॉन मुस्लिम्स को एडमिशन नहीं दिया जाएगा? नो, दिया जाएगा नॉन मुस्लिम। यू कैन नॉट डिनाई, यू कैन रिजर्व सम अमाउंट ऑफ सीट्स फॉर योर माइनॉरिटी, बट यू कैन नॉट डिनाई द एडमिशन टू अदर्स, ठीक है। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, क्योंकि इसका एड जो फंड प्रोवाइड किया जा रहा है वो स्टेट ही किया जा रहा है ना, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज। तो ये एएमयू, मतलब कि एएमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है ना, बट एएमयू किसी और रिलीजन को या किसी रेस या किसी कास्ट लैंग्वेज को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ परसेंट सीट्स इनकी रिजर्व होंगी माइनॉरिटीज के लिए, बट उसके अलावा जो है इट कैन नॉट डिनाई एडमिट, ठीक है, एनी पर्सन। अब आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 में क्या दे रखा है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 19 मतलब माइनॉरिटीज कैन एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अभी Constitution provides the criteria for deciding minority status। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई क्राइटेरिया प्रोवाइड किया है कि आप किस बेसिस पे आप बताओगे कि ये माइनॉरिटी में आता है और ये नहीं आता? तो उसने कहा नो, इट इज डिटरमाइंड बाय सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो नहीं बताया, बट सुप्रीम कोर्ट ने बताया है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। लेस देन 50% अगर पॉपुलेशन होगी ना, तो वो माइनॉरिटी में आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। किसी स्टेट में कुछ लोग रह रहे हैं तो अगर देख लिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और एक्सेट्रा, तो अगर 50% से कम पॉपुलेशन है उनकी तो वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे फिर, ठीक है। When minorities have right to establish educational institution, minorities के पास right है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। माइनॉरिटीज के पास राइट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करने का, उनका अपनी चॉइस का, ठीक है। डू दे हैव राइट टू रिजर्व 100% राइट्स फॉर माइनॉरिटी? तो क्या वो 100% राइट्स नो, मैक्सिमम रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज इज 50%। 50% के बियॉन्ड आप नहीं दे सकते रिजर्वेशन, ठीक है। तो जैसे कि हमने अभी आर्टिकल 29 क्लॉज 2 में पढ़ा था, अगर 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन दोगे तो फिर आप किसी और रिलीजन या किसी और रेस वगैरह को आप एडमिशन नहीं दे पाओगे, है ना। तो इसीलिए अकॉर्डिंग आर्टिकल 13 इज कंट्रोल्ड बाय 29। देखा, इफ 100% रिजर्वेशन इज अलाउड अगर 100% रिजर्वेशन अलाउड होगा, देन आर्टिकल 29 क्लॉज 2 विल बिकम हॉलो। उसका कोई फायदा नहीं रहेगा ना फिर, अगर 100% माइनॉरिटी के लिए दे दिया उन्होंने एडमिशन, सीट्स रिजर्व कर दी, तो फिर माइनॉरिटीज के अलावा उसमें किसी और का एडमिशन नहीं हो पाएगा, फॉर एग्जाम्पल इन एएमयू, ठीक है। अब आते हैं, माइनॉरिटीज हैव राइट फॉर देयर प्रोटेक्शन। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए माइनॉरिटीज के लिए राइट्स हैं। दे आर नॉट गिवन एनी प्रिविलेज, उनको कोई प्रिविलेज नहीं दे रखा है, बस उनको सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ, इसलिए उनके लिए थोड़े से स्पेशल राइट्स दे रखे हैं, ओके। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, इसको डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है इट इज द कोर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ही नहीं मिलेगी अगर किसी को, तो फिर क्या ही फायदा। इट इज वन ऑफ द हाईली चेरिश्ड राइट्स, ठीक है। It's an integral part of basic structure. It is the part of basic structure. You can say it is the heart of the basic structure and cannot be abrogated by an act or by amendment. और आर्टिकल 32 को एब्रोगेट कोई नहीं कर सकता किसी भी अमेंडमेंट के थ्रू और किसी भी एक्ट के थ्रू, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड this article as defender and guarantor of the fundamental rights. So UPSC can ask that what is which article is defined or declared as the defender or guarantor of the fundamental rights? So answer would be like article 32. ठीक है, हो गया, we are finished with these fundamental rights।
तो अभी मैंने आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाया है जितना कि नीडेड है फॉर द प्रीलिम्स, बिकॉज वी हैव टू बी कंसर्न अबाउट प्रीलिम्स राइट नाउ। उसके बाद हम मेंस का देखेंगे, तो ये आर्टिकल इसका बहुत बड़ा एक लेक्चर हो जाएगा अगर हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। एंड इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बिकॉज इससे हमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। ऐसा ही नहीं है कि अगर आपसे अब कोई पूछेगा ना कि आपका ये राइट है तो आप ये कर सकते हो, नहीं तो आप बोलोगे नहीं, देयर आर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भाई उस पर है, यू कैन नॉट हर्ट दीज थिंग्स लाइक। तो वही है फंडामेंटल राइट्स। मैंने आपको ऐसे रट्टाफिकेशन की तरह नहीं बताया था आर्टिकल 14, 15, 16। मैं कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा पाऊं। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे भी मैं इसके लेक्चर्स घटना चक्र को हम कंटिन्यू रखेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर वुड बी डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, दैट इज आल्सो सिग्निफिकेंट फॉर द प्रीलिम्स। तो कीप वॉचिंग, ठीक है। हम घटना चक्र पूरी कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। इसके अगले लेक्चर में मैं आपको इसके पीवाईक्यूज भी दिखाऊंगी, हम लोग इसके पीवाईक्यू भी देखेंगे, ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक पीवाईक्यू नहीं देखेंगे तब तक कैसे आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और इससे रिलेटेड 150 पीवाईक्यूज हैं फ्रॉम द टॉपिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स इटसेल्फ। 150 पीवाईक्यूज हम आगे कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग।